पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जिन लोगों ने खान खाना बैराम खां के साथ छल किया था वे लोग न तो जीवन में सुख पा सके और न अधिक दिनों तक जीवित रह सके। खान खाना बैराम खां अब पूरी तरह से मुगल सल्तनत की राजनीति से समाप्त हो चुका था। अब अकबर पूरी तरह स्वतंत्र था और अपनी सल्तनत को अपनी मर्जी से चला सकता था। खान खाना के जीवित रहते हुए अकबर सारा समय शिकार खेलने में बिताता था, किंतु अब राजनीति की समस्याएं अकबर के ठीक पास चली आई थीं, जिन पर अकबर को स्वयं ही ध्यान देना था। हालांकि अकबर का राज्य काबुल और कांधार से लेकर दिल्ली और आगरा तक फैला हुआ था, किंतु सिंध, मुल्तान, कश्मीर, बंगाल, बिहार, गुजरात, मालवा, राजपूताना तथा समूचा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर थे। अकबर के समक्ष इन क्षेत्रों पर अधिकार करने की चुनौती थी। इस समय अकबर के अधिकार में जो सल्तनत थी वह भी पूरी तरह विशृंखलित थी। अफगान अब भी मुगलों को भारत से बाहर निकालकर नवीन अफगान साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देखते थे। अफगानों की तरह हिंदू राजा भी अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते थे। इस कारण चारों ओर से बार बार विद्रोह फूट पड़ते थे। काबुल पर अकबर की विमाता चूचक बेगम अपने पुत्र का दावा कर रही थी। कांधार पर ईरान का शाह दावा कर रहा था तथा दिल्ली पर पूर्व सूरी वंश के दो वंशज आदिल शाह और इब्राहिम सूरी दावा कर रहे थे। अकबर का चाचा मिर्जा सुलेमान भी कांधार पर अधिकार करने के लिए पूरे जी जान से लगा हुआ था। अकबर के सौभाग्य से बंगाल के शासक खिज्र खां ने चुनार के शासक आदिल शाह पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। कुछ समय बाद खाने जमा ने इब्राहिम सूर पर आक्रमण करके उसे जौनपुर से बाहर निकाल दिया। वह उड़ीसा की ओर भाग गया, वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। इसके साथ ही ईस्वी 1560 तक दिल्ली के तख्त पर दावा करने वाले सूर वंश का पूरी तरह सफाया हो गया। जब अकबर बादशाह हुआ तो मिर्जा सुलेमान ने काबुल पर आक्रमण किया, जिसकी चर्चा हम पिछली कड़ियों में कर चुके हैं। वह कई महीने तक काबुल का घेरा डाले रहा, परंतु मुनीम खां की चतुराई से मिर्जा सुलेमान काबुल पर अधिकार नहीं कर सका। इसी बीच मिर्जा सुलेमान को सूचना मिली कि उज्बेक लड़ाके मध्य एशिया से अफगानिस्तान के लिए चल पड़े हैं और मुगल सेनाएं काबुल की रक्षा करने के लिए दिल्ली से आ रही हैं। इसलिए मिर्जा सुलेमान ने काबुल का घेरा उठा लिया और अपनी राजधानी बदख्शां चला गया। इस प्रकार काबुल मुगलों के पास ही बना रहा, किंतु कांधार अकबर के हाथों से निकल गया। उस पर फारस के शाह ने अधिकार कर लिया। शासन के आरंभिक काल में अकबर ने अपनी सीमित शक्ति को ध्यान में रखते हुए विद्रोहों का दमन करने में क्रूरता के स्थान पर क्षमादान का सहारा लिया। यदि कोई विद्रोही नतमस्तक होकर क्षमा पाने के लिए प्रार्थना करता तो अकबर उसे क्षमा कर देता था। जब बैराम खां का प्रकरण क्षमादान के द्वारा बड़ी शांति से निपट गया तो अकबर को इस नीति के महत्व का पता चल गया। अकबर ने अनुभव किया कि उसकी सल्तनत में बड़ी संख्या में निवास करने वाली हिंदू जाति मुगलों से घृणा करती है तथा उन्हें बर्बर एवं विदेशी समझती है। मुगलों ने 2 बार अफगानों से भारत का राज्य छीना था और राजपूतों को खानवा, चंदेरी और अन्य युद्धों में परास्त किया था। इसलिए अफगान तथा राजपूत दोनों ही मुगलों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। इस घृणा को दूर करने के लिए अकबर ने उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का सहारा लिया, जिसे इतिहासकारों ने सुलह कुल की नीति कहा है, जिसका अर्थ होता है सबके साथ मेल करके चलना। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर
संपूर्ण विश्व को एक राजसूत्र में बांधना चाहता था। विश्व साम्राज्य की स्थापना करने की प्रेरणा उसे अपने पूर्वज चंगेज खां से प्राप्त हुई थी और यह इस्लाम के विस्तार के लिए अनुकूल थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकबर ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और एक विशाल सेना का संगठन करने का निर्णय लिया तथा सबसे पहले संपूर्ण भारत पर कब्जा करने का निश्चय किया। अकबर ने संपूर्ण भारत में अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर तथा दक्षिण भारत में अनेक विजय यात्राएं की। भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने के उपरांत अकबर मध्य पूर्व तथा पश्चिम एशिया को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। भारत को सबसे बड़ा खतरा उत्तर पश्चिम की ओर से लगा रहता था। मुगल सल्तनत भी इससे अछूती नहीं थी। इसलिए अकबर ने पश्चिमोत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उसने पश्चिमोत्तर प्रदेश के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण तथा कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और योग्य सेनापतियों की अध्यक्षता में प्रबल सेनाएं रखकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया। अकबर ने शीघ्र ही अनुभव कर लिया कि भारत में बढ़ती हुई यूरोपीय व्यापारियों की शक्ति भविष्य के लिए संकटकारक है। इसलिए अकबर ने उन्हें भारत भूमि से निष्कासित करने का मन बनाया। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने निश्चय किया कि एक प्रबल जहाजी बेड़ा बनाकर भारत के समुद्र तट पर अधिकार स्थापित किया जाए। हुमायूं द्वारा जीते गए भूभाग तथा बैराम खां द्वारा विजित क्षेत्रों से आगे बढ़कर साम्राज्य विस्तार करने के लिए अकबर को अफगानों तथा राजपूतों से लोहा लेना था। अकबर ने इन दोनों जातियों से निपटने के लिए अलग अलग नीतियों का निर्माण किया। अकबर ने जिन अफगान राज्यों पर आक्रमण किया उन्हें जीतकर अपने राज्य में मिला लिया तथा वहां अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया। परंतु जिन राजपूत राज्यों ने उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया उनको उसने अभयदान देकर उनका राज्य उन्हें लौटा दिया और उन्हें अपना मित्र तथा सहयोगी बना लिया। इस नीति वैषम्य के 3 प्रधान कारण बताए जाते हैं। पहला यह कि राजपूत अपने वचन के पक्के होते थे और संधि होने के बाद विश्वासघात नहीं करते थे, परंतु अफगान लोग संधि होने के बाद भी विश्वासघात करने में संकोच नहीं करते थे। दूसरा कारण यह कि राजपूत अपने राज्य का विस्तार नहीं करना चाहते थे। वे केवल इतना चाहते थे कि उनके राज्य पर उन्हें शासन करने दिया जाए, जबकि अफगान लोग तृतीय अफगान सल्तनत अथवा छोटे छोटे अफगान राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे। अफगानों और राजपूतों के लिए अलग अलग नीति बनाने का तीसरा कारण यह था कि मुगल साम्राज्य की स्थापना अफगान साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर की गई थी, इसलिए मुगल साम्राज्य को अफगानों की ओर से अधिक खतरा था और उनका अस्तित्व मुगल सल्तनत के लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकता था। इसलिए अकबर ने अफगान राज्यों के अस्तित्व को समाप्त करने तथा राजपूतों को मित्र बनाने की नीति अपनाने का निर्णय लिया। अगली कड़ी में देखिए, आदम खां ने बाज बहादुर की औरतों को अपने पास रख लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।